हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज, जिसके तहत हम आपके कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको पेपर क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा पेपर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ही डिजाइन किया जाता है। आईआईबीएफ के द्वारा पेपर के पैटर्न यानी कि एग्जाम के पैटर्न में काफी बदलाव किए गए हैं और एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया गया है। पिछले 2 साइकिल्स को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू पर फोकस कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, फिर एमसीक्यू पर फोकस करना जरूरी है। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। हमारी पूरी टीम आपके लिए ये सीरीज ला रही है अपने अपने समय पर, अपने अपने सब्जेक्ट के साथ। चैनल को ज्वाइन करिए और सभी सेशन को जरूर देखिए। आज की क्लास की बात करें तो आज हम मॉड्यूल बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है असेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। मॉड्यूल बी जो कि आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर से संबंधित बहुत ही खास मॉड्यूल है और आज का टॉपिक भी बहुत खास है। मॉड्यूल बी का ये कॉन्सेप्ट 26 हम पढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 मॉड्यूल आपके सामने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और उसके बाद नंबर आता है मॉड्यूल डी का, मतलब वेटेज इनका ज्यादा है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी छोटे मॉड्यूल हैं, बट आप आसानी से कवर करके 10 से 12 नंबर इन दोनों ही मॉड्यूल से अलग अलग तरीके से पा सकते हैं। अब बात करते हैं पिछले सेशन में आपने जो पढ़ा। एक कस्टमर जिसके द्वारा बैंक से कुछ लोन लिया गया है, बैंक से लोन लिया गया है, और जब इस पर्टिकुलर लोन को बैंक ने डिसबर्स किया कस्टमर को, और कस्टमर के द्वारा मान लीजिए उस पर रीपेमेंट सही तरीके से की जा रही है, तो इसका मतलब जो भी लोन सैंक्शन किया गया है कस्टमर को, उस लोन को हम कैटेगराइज करेंगे स्टैंडर्ड असेट में। लोन कैसा है? स्टैंडर्ड असेट है, ठीक है। लेकिन किसी कारण से कस्टमर जो है उस पर्टिकुलर लोन पर जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो देने में असमर्थ है और रीपेमेंट में देरी आनी शुरू हो चुकी है। मतलब रीपेमेंट अब नहीं दे रहा है हम। इसका मतलब ये बैंक के लिए अर्ली सिग्नल्स हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट आने वाले समय में डिफॉल्ट कर सकता है, एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन पर्टिकुलर अकाउंट पर इन्हें हम इररेगुलर अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से इसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट में बांटते हैं। तो एसएमए के अंतर्गत आपके 3 कैटेगरीज आती हैं, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। इसलिए मैं थोड़ा सा रफ्तार के साथ इन बातों को क्लियर करूंगा। आपका पर्टिकुलर लोन अकाउंट है और उस पर अगर रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एक दिन के लिए भी डिले हो रहा है, एक दिन के लिए भी ड्यू हो रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर 30 दिन तक के पीरियड में इसे हम एसएमए 0 में रखते हैं। 31 से 60 दिन तक यानी कि 31 टू 60 डेज हम इसे एसएमए 1, और 61 टू 90 डेज हम इसे एसएमए 2 में रखते हैं। जैसे ही रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट जो भी है वो ड्यू होता है मोर देन 90 डेज के लिए, यानी कि 90 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और पर्टिकुलर अकाउंट पर रीपेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, रीपेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। ये रीपेमेंट जो है, ये इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल किसी की फॉर्म में भी है, ये रिसीव नहीं हो रहा है। इसका मतलब लोन अकाउंट अब किस में कन्वर्ट होगा? अब ये एनपीए में आ जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं हम इस पूरी गाइडलाइन की, इस गाइडलाइन से संबंधित दिशा निर्देश, रिकमेंडेशंस कहां से आई हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको आज ले चलते हैं एक कमिटी के पास, वो कमिटी जिसके रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन प्रूडेंशियल नॉर्म्स को तैयार किया गया, जिसे हम असेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन का नाम देते हैं ACIR का नाम। अब हम बात कर रहे हैं असेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन की रिकमेंडेशन की। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको 1991 में कमिटी गठित की जाती है, कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। याद रखिएगा कमिटी का नाम क्या है, कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम 1991 में गठित की जाती है। इसके प्रमुख कौन बनते हैं? एम नरसिम्हम साहब। एम नरसिम्हम साहब जाना माना नाम बैंकिंग सेक्टर का। अगर हम चर्चा करें कि देश में आरआरबीज की रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई, उसके पीछे भी नरसिम्हम साहब भी हैं। आपसे कोई पूछे कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित कमिटीज
को किसने लीड किया, नरसिम्हम साहब ही हैं। यानी कि कई इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो कमिटीज थी उनको नरसिम्हम साहब लीड कर चुके हैं। इनकी रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, और इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई वो इंट्रोड्यूस करता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं नियमों को, असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये आपके प्रूडेंशियल नॉर्म के अंतर्गत ही है। दीज आर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ओके, अब शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम रिकॉग्निशन, फिर असेट का क्लासिफिकेशन, फिर हम प्रोविजनिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि पर्टिकुलर लोन जो कि बैंक के लिए असेट है उस पर क्या इनकम जनरेट हो रही है या फिर डिसकंटिन्यू है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रियलाइजेशन। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। मतलब सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए और बेस्ड होनी चाहिए किस पर, रिकवरी रिकॉर्ड्स पर, कि पर्टिकुलर लोन अकाउंट पर क्या इनकम रिसीव हो रही है, क्या रिकवरी या जो बोलते हैं रीपेमेंट आ रही है, उसके आधार पर यहां पर इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, rather than any subjective consideration। ठीक है, और रिटेल असेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग, कोई भी पर्टिकुलर रिटेल असेट जो है वो एनपीए में कब कन्वर्ट होता है, व्हेन इट सीजेस, व्हेन इट स्टॉप टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। तो किसी भी पर्टिकुलर असेट को आप एनपीए में तब कन्वर्ट करते हैं जब पर्टिकुलर असेट के द्वारा इनकम जनरेट करनी बंद कर दी जाती है और ऐसा करते हुए उसे मोर देन 90 डेज हो चुका होता है। अब पर्टिकुलर लोन है, मान लीजिए टर्म लोन है, इस टर्म लोन पर मोर देन 90 डेज हो चुका है, मोर देन 90 डेज हो चुका है, किसी भी प्रकार की कोई इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट, कोई प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी पे नहीं किया गया है, तब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनपीए। ठीक है, ये लोन किस में कन्वर्ट हुआ, ये लोन किस में कन्वर्ट हुआ, एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि इनकम रिकॉग्निशन के अंतर्गत कोई भी पर्टिकुलर लोन या एडवांस कब एनपीए में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी लोन या कोई भी एडवांस एनपीए में कब कन्वर्ट होता है, ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में ये सारी बातें मैं रिकॉल करा दे रहा हूं आपको। देखिए, किसी पर्टिकुलर टर्म लोन पर, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टर्म लोन की। टर्म लोन, ओडीसीसी, बिल्स, इन सबको कंसीडर करेंगे वन बाय वन। अगर किसी टर्म लोन पर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू, ओवरड्यू है और कितना टाइम हो चुका है, मोर देन 90 डेज हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर लोन को हम किसमें, इस टर्म लोन को एनपीए में कैटेगराइज किया जाएगा। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर अकाउंट जो आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओडी और सीसी, मतलब किसी अकाउंट पर आपको ओडी आपने लिया है या फिर कैश क्रेडिट रिसीव किया है और वो पर्टिकुलर अकाउंट जो है इस ओडी या सीसी के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है, किसी भी प्रकार का उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा और मोर देन 90 डेज हो चुके हैं, फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। ये दूसरी कंडीशन है। कोई बिल रिमेन्स ओवरड्यू, बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो यहां पर जो बिल है उसे भी हम क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर बिल जो है ये एनपीए में कन्वर्ट किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। मतलब कोई भी टर्म लोन हो, कोई अकाउंट जिस पर ओडीसीसी लिया गया हो, कोई बिल रिमेन, ठीक है, जो ओवरड्यू है वो मोर देन 90 डेज, तो इन सभी केस में ये मोर देन 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट है जब इस पर्टिकुलर असेट को हम नॉन परफॉर्मिंग असेट में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की, तो वहां पर अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 सीजन और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 सीजन जो होता क्रॉप सीजन, इस तक इन 2 सीजन या फिर 1 सीजन तक अगर कोई भी रिपेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उससे ज्यादा समय हो चुका है, तब उस एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकम को रिकॉग्नाइज करने की कि इनकम उस पर कितने समय तक नहीं आया है, तब जाके हम इसे एनपीए में कैटेगराइज करेंगे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर असेट है जो हम एनपीए में कैटेगराइज कर चुके हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पर्टिकुलर असेट जो है वो किस सब कैटेगरी के अंतर्गत आता है।
वो सब स्टैंडर्ड है, वो डाउटफुल है, वो डाउटफुल में D1 है, D2 है, D3 है या फिर लॉस असेट है। तो इसे हम बोलते हैं असेट क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड असेट क्लासिफिकेशन। हम उस पर्टिकुलर असेट को क्लासिफाई करने जा रहे हैं फर्दर सब कैटेगरीज में, एनपीए की सब कैटेगरीज में। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग असेट फर्दर इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। पहला है सब स्टैंडर्ड, दूसरा है डाउटफुल और तीसरा क्या है? लॉस असेट। तो ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी क्या होती है, डाउटफुल क्या होती है और लॉस असेट क्या होता है। एक बार ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को कि आप इन सब कैटेगरीज में तब बांट रहे हैं जब पर्टिकुलर लोन, ठीक है, आपका इस पर जो पेमेंट है वो ओवरड्यू है, मोर देन 90 डेज हो चुका है। अब ये क्या हो गया है? एनपीए। अब इस एनपीए के अंतर्गत हम 3 कैटेगरीज में से सब कैटेगराइज करते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। तो सब स्टैंडर्ड 90 दिनों के बाद कितने समय तक पर्टिकुलर लोन अकाउंट पर रीपेमेंट ड्यू है, ओवरड्यू है, तो यहां पर बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। 90 दिनों के बाद अप टू 12 मंथ तक अगर कोई भी रीपेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। इसके बाद मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ एंड अप टू 3 इयर्स। मोर देन 12 मंथ, 12 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके बाद ये डाउटफुल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस में आएगा? डाउटफुल में आएगा। डाउटफुल के अंतर्गत हम इसे D1, D2 और D3 में कैटेगराइज करते हैं। और आफ्टर दैट अगर ऑडिटर, रेगुलेटर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर लोन या असेट पर रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तब उसे हम लॉस में डालते हैं, ठीक है। तो इसे यहां पर विस्तार पूर्वक आपके लिए समझाया गया है, 1 बाय 1 करके। ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट, कोई क्वेरी बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। दिस इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड असेट, अ सब स्टैंडर्ड असेट इज वन which has remained NPA, वो NPA में बना हुआ है, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 month। मतलब कोई पर्टिकुलर लोन, ठीक है, जिस पर मोर देन 90 डेज के बाद ये एनपीए में कन्वर्ट हुआ और ये एनपीए में बना हुआ है, ये एनपीए में इट रिमेन्ड इन एनपीए फॉर लेस देन 12 मंथ, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, तो इसे हम किस में बोलेंगे? ये पर्टिकुलर असेट जो है ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। अब ये क्या बोला गया है आपको? अप टू 12 मंथ तक के लिए, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। जैसे ही 12 महीने से ऊपर ओवरड्यू होता है रीपेमेंट, तो ये किस में आ जाएगा? डाउटफुल में आ जाएगा। तो देखिए, एन एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड एनपीए, एनपीए में बना हुआ है फॉर मोर देन 12 मंथ। जैसे 12 महीने से ज्यादा हुआ समय, ये डाउटफुल में आ जाएगा। और डाउटफुल के अंतर्गत फॉर द डाउटफुल असेट जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं 3 कैटेगरीज में। और 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? D1, D2, D3। D1 में क्या है? मोर देन 12 मंथ, तो बोला गया था, तो एक इसमें आया डाउटफुल में, और डाउटफुल के अंतर्गत ये अप टू 12 मंथ तक रहता है। एन एसेट व्हिच हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी फॉर अप टू 12 मंथ, मतलब इन 12 महीने के बाद अगले 12 महीने तक वो अगर एनपी में बना हुआ है तो उसे हम बोलते हैं D1। अब मोर देन 12 मंथ, जैसे ही मोर देन 12 मंथ हुआ और अप टू 3 इयर्स, मोर देन 12 मंथ एंड अप टू 3 इयर्स, ये D2 में है। और जैसे ये 3 ईयर को क्रॉस करेगा, मोर देन 3 इयर्स, ये किसमें है? D3 में। तो D1, D2, D3 क्लियर एकदम। इसके बाद बारी आती है लॉस असेट की। लॉस असेट में ऐसे ही कोई भी असेट कैटेगराइज नहीं किया जाता। अ लॉस असेट इज अ नॉन परफॉर्मिंग लोन आइडेंटिफाइड बाय एन ऑडिटर और अ रेगुलेटर एज अनकलेक्टिबल। पर्टिकुलर लोन की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उसे ऑडिटर के द्वारा या रेगुलेटर के द्वारा अनकलेक्टिबल मार्क कर दिया गया है। होल्डिंग नेग्लिजिबल रियलाइजेबल, मतलब उस पर जो इनकम रियलाइजेशन है वो नेग्लिजिबल मानी जा रही है, उसकी वैल्यू। एंड रिक्वायरिंग 100% प्रोविजन, मतलब इस पर्टिकुलर असेट पर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं वो आमतौर पर 100% होते हैं। तो ऐसे असेट को हम लॉस असेट में कैटेगराइज करते हैं।
अब बारी आती है प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग क्या होता है? एकदम वैसे ही प्रोविजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक जर्नल एग्जांपल लेना होगा। आप आपके जो डेली खर्चे हैं, उन डेली खर्चों को वहन करने के अलावा आप अपने पास एक रिजर्व मेंटेन करते हैं। मान के चलते हैं कि भाई कि अगर पर्टिकुलर कोई रिस्क आता है मार्केट में, मेरी जॉब चली जाती है, तो मेरे पास आने वाले 6 महीने तक के लिए कुछ रिजर्व मेंटेन हो जिससे मैं अपने खर्चों को निकाल सकूं। तो आप क्या एक प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं कि अगर ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो मेरे पास पहले से ही रिजर्व मेंटेन हो, एक इमरजेंसी फंड मेंटेन हो जिसकी मदद से मैं अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकूं। ऐसे बैंक बैंक का काम है पैसे का लेन देन। बट आप सोचिए अगर मार्केट में पर्टिकुलर बैंक कोई है और उसका सारा असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट में जा रहा है, एनपीए में जा रहा है, एनपीए उसका राइज हो रहा है और वो इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए कोई अलग से रिजर्व मेंटेन भी नहीं कर रहा, प्रोविजन मेंटेन भी नहीं कर रहा, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब बैंक अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगा। और इसी सिचुएशन से उभरने के लिए, ऐसी सिचुएशन ना आए बैंकिंग सिस्टम में, इसके लिए प्रोविजन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि हर पर्टिकुलर असेट पे हम कुछ प्रोविजन मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड असेट्स हैं आमतौर पर उन पर 0 है, सब पर नहीं, कंडीशन है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं यहां पर, लॉस असेट शुड बी रिटर्न ऑफ। अब ये जो लॉस असेट जो है इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। जो बैलेंस शीट है उससे हटा दिया जाता है। इफ लॉस असेट्स आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में, फॉर एनी रीजन, किसी कारण से लॉस असेट अगर बैंक की बैलेंस शीट में है तो उस पर 100% का प्रोविजन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो भी है उस पर। पीरियड फॉर विच द एडवांस रिक्वायरमेंट हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल, मतलब कोई पर्टिकुलर असेट डाउटफुल कैटेगरी में है तो वहां पर कितना प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा। देखिए अगर वो अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर, अप टू 12 मंथ, मतलब D1, ठीक है, मान के चल रहे हैं अगर वो कितना है, अप टू 1 ईयर है, D1 कैटेगरी में है कोई लोन, तो वहां पर जो प्रोविजनिंग मेंटेन की जाती है वो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, मतलब समझिएगा ये जो भी बकाया है उसका 25% मेंटेन किया जाता है। अगर 1 to 3 ईयर्स में है, यानी कि D2 में है, देखिए D1 ये D2 में है, ठीक है, तो 40% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 40%, अगर 100 रुपए आपका बकाया तो उस पर 40% प्रोविजन मेंटेन किया जाता है। अगर मोर देन 3 ईयर्स है, यानी कि D3 वाली कैटेगरी में आ गया है, तो यहां पर 100% की प्रोविजनिंग रखी जाती है। अगली बात, अगर कोई सब स्टैंडर्ड असेट है, सब स्टैंडर्ड असेट है मतलब उस पर रीपेमेंट ड्यू है अप टू 12 मंथ तक, तो यहां पर जनरल प्रोविजन मेंटेन किया जाता है 15%, 15% ऑफ ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग should be made without making any allowances for securities available। तो ये सारी जानकारी प्रोविजनिंग से संबंधित है और इस तरह से आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहां पर फिनिश करते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए आपके जीआईबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहे हैं इस समय और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की लास्ट डेट है 22 फेब, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और साथ साथ में कोई रजिस्ट्रेशन करने में पेनल्टी नहीं देनी है आपको। अगर आप एक पर्टिकुलर आखिरी के हफ्ते में करते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं। आपकी जेआईबी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं वो भी एक बार में, तो उसके लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है जेआईबी महापैक। बहुत ही अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हमारे। आपके लिए जेआईबी महापैक जो है ये खास इसलिए है, वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, जैब एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्सेज, ये सब आपको एक्सेस मिल जाएगा। वीकेंड बैच 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें एक और खास बात कि मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस महापैक। एक बार आप महापैक के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको किसी दूसरे बैच को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उसी में सब मिल जाता है।
तो ये तो बेहतर है आपके लिए। अब हमने आपकी डिमांड पर फाउंडेशन 2.0 लॉन्च किया। अब वो लोग जो कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, जो चाहते हैं केवल फाउंडेशन पढ़ना, तो उनके लिए तो बैच बेस्ट है। बट अगर आपने महापैक ले रखा है तो इस बैच का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए समर्थ 2.0 बैच है, बहुत ही इफेक्टिव बैच है। आपकी बात करें आपके एग्जाम के लिए, जैब एग्जाम से संबंधित बुक, जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स, बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं इस बुक के, मात्र 1224 में उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर सभी पर। और दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी साथियों को सारी बातें क्लियर हैं। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और ये चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जैसे कि आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।